Everybody, hello and welcome back to channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज यानी कि 29 दिसंबर का आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसके बारे में, उसके फर्स्ट शिफ्ट के डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस के बारे में, जो कि स्टूडेंट्स का जो हमें रियल फीडबैक मिला है उसके बेसिस पर है। ठीक है, रियल स्टूडेंट्स का जो हमें फीडबैक मिला है उस पर बेस्ड है। सो गाइस, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में हम बात करें, हम पहले से ही ये सब कुछ जानते हैं कि जो इंडियन रेलवेज की एक ऐसी मेजर लेवल 1 रिक्रूटमेंट एग्जाम है, जो ये आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, जिसके थ्रू काफी सारी ऐसी पोस्ट होती हैं, काफी सारी ऐसी पोस्ट मिलती हैं, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर हो गया, हेल्पर हो गया, असिस्टेंट पॉइंट्समैन हो गया, और भी कई तरह की रेलवे और टेक्निकल हो गया, और रेलवे की जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं जिनके लिए आरआरबी ग्रुप डी वाले इस तरह के रिक्रूटमेंट के थ्रू उन वैकेंसीज को निकालते हैं और फिर कैंडिडेट्स को फाइनली सेलेक्ट करते हैं। सो गाइस, इस सीबीटी के एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, ये आप जानते ही हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो बेहद जरूरी, और 4 अलग अलग सेक्शंस भी होते हैं, और हर गलत जवाब के आपका 1/3 जो मार्क्स होता है वो डिडक्ट हो जाता है। सो प्लीज जब तुक्के मार रहे हो तो थोड़ा उस चीज का ध्यान देना कि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि आज का आपका जो पेपर है उसका ओवरऑल लेवल कैसा रहा है, डिफिकल्टी लेवल क्या था, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और यस, बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्ड एनालिसिस, मैं आपको मोटा मोटा ऊपरी, हम जैसे कहते हैं, ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। सो गाइज, आज जो बच्चों के द्वारा हमें पता चला वो यही था कि आपका सबसे पहले हम बात करें रीजनिंग की, तो भाई रीजनिंग जो है वो बल्ले बल्ले टाइप्स की थी आपकी। ठीक है, बच्चे काफी खुश थे क्योंकि रीजनिंग अगेन इट वाज वेरी स्कोरिंग, वेरी डुएबल, एंड बहुत मतलब इजीली बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पाए। कुछ एक दो क्वेश्चंस हालांकि ऐसे थे जो कि मतलब स्टेटमेंट वाले होने के कारण थोड़े से लेंदी थे, थोड़ा सा टाइम ले रहे थे, जहां पे बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगा उस चीज को सॉल्व करने में और उसका आंसर फिर ऑप्ट करने में। बाकी इसके अलावा बात करें तो सब कुछ इजी था। पैटर्न की बात करें, इट वाज ऑल प्रिडिक्टेबल, इट वाज ऑल कॉमन, जो कि ऑन अ डेली बेसिस आ ही रहा है एग्जाम में। नंबर सीरीज आपकी हो गई, अल्फाबेट सीरीज हो गई, बेसिकली सीरीज जो है ये आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट जो होते हैं उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे पी क्यू आर एस टी टाइप्स हो, ए बी सी डी ई टाइप्स हो, कौन कहाँ किसके साथ बैठा है, कौन कहाँ होगा, उनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट बेसिकली जो होती है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस है। एनालॉजी से क्वेश्चन थे, ठीक है, बाकी वही सब कॉमन चीजें थी जो कि हम ऑन अ डेली बेसिस देख ही रहे हैं। नेक्स्ट, अगर मैं जीके में बात करूं तो गाइस, जीके अगेन आज भी कुछ खास डिफरेंस नहीं रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम करंट अफेयर्स, और बात अगर मैं करूं कि करंट अफेयर्स कहाँ के आ रहे हैं, तो अगेन 2025 के करंट अफेयर्स, कुछ भी किसी भी तरीके का कुछ भी पुराना नहीं पूछा जा रहा है। जो भी पूछा जा रहा है वो सारा कुछ करंट है, करंट 2025 का ही है। तो अगर आप लोगों की करंट अफेयर्स अच्छी नहीं है तो अभी से उसको पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो 20 नंबर आपके पक्के हैं हाथों में, कोई फिर आपको उससे जुदा नहीं कर सकता। सो प्लीज करंट अफेयर्स पे फोकस करो आज से ही। न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट नहीं है तो बनाओ, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, तरह तरह के जो ब्रोशर्स वगैरह जिनमें इस तरह की चीजें पता पड़ती हैं कि हम भाई नेशनली इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीजें हो रही हैं, कौन कौन से रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, फोर्ब्स मैगजीन्स हो गई, ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग और टाइम इन्वेस्टिंग और आपकी इंफॉर्मेटिव चीजें होती हैं, ऐसी सोर्सेज होती हैं जहां से आपको करंट अफेयर्स की चीजें पता चलती रहती हैं। बाकी अगर आपको जैसे न्यूज पढ़ने का इतना ज्यादा शौक नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट देयर इज दिस ऐप इन शॉर्ट्स करके, जो कि बहुत मतलब एकदम प्रिसाइज लैंग्वेज में और एकदम क्रिस्प लैंग्वेज में आपको न्यूज़ देता है। आप उसके नोटिफिकेशंस वॉच आउट कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो, एंड इट विल हेल्प यू ग्रो योर करंट अफेयर्स का जो नॉलेज होगा उससे आपको न्यूज के बारे में पता पड़ेगा। और करंट अफेयर्स होता ही क्या है, वो सब न्यूज ही तो है कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो उस चीज का थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट बिल्कुल मत लेना कि भैया चल जाएगा, काम नहीं चलेगा अगर करंट अफेयर्स नहीं किया है, क्योंकि काफी दिनों से सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी में जो पूछा जा रहा है वो है करंट अफेयर्स। बच्चे थोड़ा सा इस चीज से डिसअपॉइंट हैं कि भाई स्टैटिक जीके से कुछ नहीं आ रहा, हिस्ट्री से कुछ नहीं आ रहा, ज्योग्राफी से कुछ नहीं आ रहा, पॉलिटी से कुछ नहीं आ रहा,
जो कि यार अंडरस्टूड भी है, ठीक है, क्योंकि यार जब आप प्रिपेयर करते हो इतना सारा कुछ, हिस्ट्री इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, जब आप उसको इतना सारा प्रिपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यार इक्का दुक्का क्वेश्चन तो आ ही जाए, क्योंकि छोड़ भी तो नहीं सकते ना, राइट। जस्ट इमेजिन अगर आपने किसी दिन छोड़ दिया और उसी दिन क्वेश्चंस पूछ लिए गए तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो इसीलिए बच्चों का क्या रहता है यार, पढ़ तो लेते ही हैं, ठीक है, बट अभी हो क्या रहा है, करंट अफेयर्स से ही सब कुछ पूछा जा रहा है, 2025 के करंट अफेयर्स से ही। तो गाइज आई वुड सजेस्ट जनवरी 2025 से लेके अभी जो करंट में अभी दिसंबर, फॉर एग्जाम्पल 29 दिसंबर अगर आज है, तो अब 28 दिसंबर तक भी, वैसे तो दिसंबर का इतना कुछ नहीं रहेगा, बट आई वुड से नवंबर 2025 तक का जितना भी करंट अफेयर्स के इवेंट्स हैं, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, कौन कौन से आईपीएल वगैरह हो गए, फुटबॉल हो गए, ठीक है, इन सब के स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गए, किस स्पोर्ट्समैन को किस गेम में कौन सा अवार्ड मिला है, वो एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ओलंपिक्स हो गए, पैरालंपिक्स हो गए, पेरिस के जो ओलंपिक्स हुए थे वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो जो स्कीम्स लाता है ना, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे ला रहा है, स्टेट लेवल पे ला रहा है, तो किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए ला रहा है, किस ऑब्जेक्टिव से ला रहा है, क्या फंडिंग रहने वाली है, क्या एम रहने वाला है, ये छोटी मोटी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें क्या करेगा वो सारी चीजें आपको जरूर से पढ़ लेना है, इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स के बाद आई वुड से कुछ ऐसे अवार्ड्स जैसे अर्जुन अवार्ड हो गए, राइट, पद्म भूषण से आपके क्वेश्चन आए हैं, पद्म विभूषण से आपके क्वेश्चन आए हैं, तो ये थोड़े से अवार्ड हो गया, इन सबको आपको देखना है। जैसे नीरज चोपड़ा के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट, तो मनु भाकर के आए हैं, तो इन सब से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा जो भी आपका 2025 में ऐसा रहा है कि हाँ इट्स गोइंग टू बी अ हिट टॉपिक, तो वो आप अच्छे से करते चलो। इसके अलावा गाइस एक दो चीजें जैसे समिट रिलेटेड होती हैं, कहाँ कहाँ कॉन्फ्रेंसेस हुई, जैसे अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था एनवायरमेंट डे का, कुछ कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू दिल्ली में रिसेंटली, तो उसके बारे में पूछा गया था कहाँ हुई थी, कब हुई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस तरह की जो समिट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जो बेसिक इवेंट्स होते हैं, गैदरिंग्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी सारे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और कैबिनेट वगैरह ये सब कुछ मिलके आपके लिए करंट अफेयर्स तैयार कर देते हैं। सो प्लीज वॉच आउट ऑन दैट। इसके अलावा आई वुड से देयर वाज दिस थिंग जो कि आज पूछी गई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो साल 2025 में उन्होंने किस किस देश का दौरा लगाया, कहाँ कहाँ वो गए, ठीक है, जैसे विजिट्स होती है ना कि वो कहाँ कहाँ उन्होंने विजिट किया, पर्पस क्या रहा, अभी जैसे रशियन प्रेसिडेंट जो थे व्लादिमीर पुतिन, जैसे उन्होंने भी इंडिया विजिट किया था, तो उस चीज पे भी चीजें आ रही हैं, क्योंकि इंडिया विजिट किस किसने किया वो भी एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो उसको भी हाईलाइट करते हुए चले, रिवाइज करते हुए चले, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वाज वन मोर क्वेश्चन, आई थिंक टू, हाँ बच्चों ने दो बताए थे कि फुटबॉल से रिलेटेड दो क्वेश्चन थे आज, एक तो शायद था कि किसने सबसे ज्यादा मैच जीते थे, एंड देयर वाज वन मोर आई थिंक एआईएफएफ से रिलेटेड कुछ था, सो फुटबॉल से रिलेटेड भी था, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वाज दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2025 के आपसे बेसिकली पूछा गया था कि वो कहाँ खेला गया है, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, कहाँ आयोजन उसका हुआ था, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आज के पेपर में रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है, रिसेंटली अगर कोई सीजीआई चेंज हुआ है, ठीक है, तो उस पर आप ध्यान रखो, कैट कौन है उस पर ध्यान रखो, इस तरह के ही कुछ क्वेश्चंस हैं। और बाकी मैंने बताया जैसे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ भी नहीं है तो वो थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो जस्ट इन केस, बट आई डोंट थिंक इट्स गोना बी देयर, क्योंकि अब तक तो नहीं ही हुआ है, ना के बराबर ही चीजें आ रही हैं, बिल्कुल जीरो क्वेश्चंस हैं मतलब वहां से। तो ओके, सो दैट्स अबाउट जीके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा मैथमेटिक्स की ओर। तो गाइस मैथ्स में क्या रहा, मैथ्स में आज आपका अगेन अरिथमेटिक का लेवल थोड़ा ज्यादा था इन कंपैरिजन टू एडवांस। ऐसा नहीं है कि एडवांस बिल्कुल ही गायब था, एडवांस के कुछ क्वेश्चन जैसे कि मेंसुरेशन आपका हो गया, इट वाज देयर, ट्रिग्नो के दो तीन चार चार क्वेश्चन थे, आई थिंक तीन या चार क्वेश्चन थे, बच्चों ने बताया। एंड इसके अलावा अरिथमेटिक से अगर मैं बताऊं तो गाइज अरिथमेटिक से अगेन परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं, परसेंटेज के साथ साथ आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वही बेसिक से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया,
और जो वैल्यूज निकालने के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मानो एक्स वाई जी दे रखा है, फिर आपको वैल्यू पूछा है तो आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एज वाले क्वेश्चन, यस, आज बच्चों ने बताया कि एज वाले क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे गए थे, ठीक है। और कुछ यस कैलकुलेशन ओरिएंटेड पेपर था मैथमेटिक्स का, एक दो क्वेश्चन जैसे मैंने बताया मेंसुरेशन के, ट्रिग्नो के, वो थोड़े से लेंदी थे, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहे बच्चों के लिए, क्योंकि उसको कैलकुलेट वगैरह करना था। अरिथमेटिक में भी कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे कि वो जो वैल्यू वगैरह निकालने का था, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैथमेटिक्स डुएबल था, हम टफ नहीं कह सकते, इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट काइंड ऑफ मैथमेटिक्स आया था आज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन अब रह गया है साइंस, ठीक है। अब मैं साइंस में अगर बात करूं तो गाइस, साइंस में ना जो पेपर था वो इट वाज वेरी वेल बैलेंस्ड, जिसमें एक परफेक्ट ब्लेंड देखा गया आपके बायो का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, ठीक है। बायो से भी सिमिलर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस थे, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, और तीनों से ही आई थी इंपॉर्टेंट चीजें। बायो से वही वाली चीजें थी जो कि हमेशा पूछी जाती हैं, जैसे प्लांट सेल्स हो गया, ठीक है, प्लांट टिश्यूज हो गया, इसी तरह की चीजें। एंड प्रोकैरियोटिक सेल से आज एक क्वेश्चन देखने को मिला था। और फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स आए हैं, न्यूमेरिकल्स कहाँ से आए हैं, आपको एक रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल था, एक कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक बच्चे ने बताया वो था, ठीक है। इसके आगे हम चलें केमिस्ट्री में, तो गाइस केमिस्ट्री में तो वही है, आपके केमिकल फॉर्मूलाज आपको जानना बहुत जरूरी है, केमिकल नेम्स जो होते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज, बाकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गए, और आपके ये जो हाइड्रोकार्बन्स हो गए, कार्बन्स हो गए, इन सब से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मोटा मोटा ये हम मैं आपको बता चुकी हूँ। अब डिटेल्ड एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप में से जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, तो पहली बात तो स्वागत है आप सभी का। एंड दूसरी बात, जरूर से चैनल को नोटिफिकेशन ओ सॉरी चैनल को हिट सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दीजिए, सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट कमिंग फ्रॉम अस। एंड इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय पे मिलते रहें, और हमें आपसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा प्यार मिले, जिससे कि हमें भी इंस्पिरेशन मिले कि हाँ भाई, हमें इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने हैं ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। सो यस, बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ओवरऑल पेपर का लेवल जो है स्टूडेंट्स के फीडबैक के बेसिस पे ये रहा है आज मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर था आज आपका 29 दिसंबर की पहली शिफ्ट का जो पेपर था। एंड इसमें कुछ कुछ सेक्शंस आपके आसान रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे जो कि बच्चों को थोड़ा सा ट्रिकी लगे, थोड़ा सा वहाँ पे प्रिपरेशन की नीड थी। बाकी जो वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पेपर अटेम्प्टेबल था, डुएबल था, बैलेंस था, दे रियली डिड रियली वेल इन द एग्जामिनेशन टुडे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, मोस्ट ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये बोला कि जो पेपर था वो अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही इंपॉर्टेंट थी। अब गाइज, ये तो मैं आपको मेरी हर एक एनालिसिस वीडियो में बताती ही हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है आपको, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हो, क्योंकि वो जो पेपर बनाता है ना एग्जामिनर, वो इस चीज़ को सोच के दिमाग में बनाता है कि मैं कैसे भैया फिल्टर करूँ। एक होता है ना भाई, लाखों कैंडिडेट्स आ रहे हैं हजारों की पोस्ट पे, तो किस तरह से वो फिल्टर आउट करेंगे, तो वो यही करेंगे, वो पेपर को ऐसा थोड़ा सा ट्रिकी बना देंगे कि अगर गलती से भी एक बार एक क्वेश्चन छूट गया ना, एंड इफ यू लाइक मैं आगे करूंगा, मैं आगे करूंगी, भाई आपको टाइम ही नहीं मिलेगा वापस उस पे जाने का, क्योंकि वो पेपर बनाया ही इस तरीके से गया होगा कि आप गिवन टाइम में 1 घंटा 2 घंटा जितना भी जो होता है, आप उसको सिर्फ उतना ही कर पाएंगे। सो इसीलिए जरूरी होती है आपकी जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होती है। अब टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आप किस तरह से अपनी बिल्डअप कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको रिवाइज करो, उनको सॉल्व करो। उससे क्या होगा, उससे आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी आएगी, और आपको जो एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिलेगा, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको पेपर करना है, सो दैट जब आप फाइनल अपने एक्चुअल एग्जाम डे में जाओगे, तो आप उस चीज को आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे विदाउट एनी फेल। सो इसीलिए जरूर से ये चीज करना, इट विल रियली 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 हेल्प यू गाइज अ लॉट। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन वाइज एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले आता है मैथ्स का टर्न। सो मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो गाइज, मैथ्स का आज का डिफिकल्टी लेवल रहा है आपका इजी टू मॉडरेट, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस देयर वर 25।
ओके, अब वो सारे टॉपिक्स जो कि मैथमेटिक्स में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर कर लेने हैं? सो नंबर वन इज योर सिंप्लीफिकेशन, नेक्स्ट वी हैव परसेंटेज, नेक्स्ट वी हैव रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नेक्स्ट वी हैव एवरेज, फिर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आता है आपका टाइम एंड वर्क, एंड वी हैव नंबर सीरीज इन द एंड। ठीक है, तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से। अब बात करें कुछ ऐसे वर्ड टू वर्ड कमेंट्स की जो कि हमें बच्चों के द्वारा प्राप्त हुए आज। सो नंबर वन, एक बच्चे ने बताया कि कैलकुलेशंस जो आई थी वो मैनेजेबल थी। ठीक है, पेपर थोड़ा लेंदी लगा, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशंस है तो थोड़ा सा लेंदी लगा, पर मैनेजेबल था, डुएबल था। एक बच्चे ने हमें बताया कि जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे वो ज्यादा थे, मतलब फॉर्मूला लगाओ फिर चीज को सॉल्व करो, ऐसी चीजें देखने को मिली। एक बच्चे ने बोला कि प्रैक्टिस करने वालों के लिए मैथमेटिक्स काफी स्कोरिंग सेक्शन था। सो दिस इज अ गुड थिंग। लेकिन क्योंकि पता है, मैं बताऊं, हर बार ही ऐसा होता है, ऑब्वियसली जब मेरी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, मेरी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, तो एनी विच वेज मेरे लिए पेपर आसान ही हो जाएगा ना। पर कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो कि बोल रहे थे यार पता ही नहीं कहां से पेपर आ गया, पता ही नहीं मैथ्स में क्या पूछ लिया, जो कि नहीं होता है। आपका सिलेबस जो बताया गया है वही है, कुछ भी ऐसा अनप्रडिक्टेबल नहीं है। इट्स जस्ट दैट हो सकता है भाई आपने प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं करी हो, यू नो, अप टू द मार्क वाली चीज, या फिर जो आपने प्रिपेयर करा हो वो नहीं आया हो, गॉड फॉरबिड। तो इस तरह की जब चीजें हो जाती हैं तो बच्चे थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्ट्री शो करते हैं, एंड बोलते हैं कि नहीं भाई अच्छा नहीं है, ये है वो है एंड ऑल दैट। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव रीजनिंग का सेक्शन। तो गाइज रीजनिंग के सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसमें डिफिकल्टी लेवल आपका रहा है आसान, क्योंकि रीजनिंग का पेपर काफी इजी था। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु वर कमिंग एंड टेलिंग अस, उन्होंने बोला भाई मैं तो पूरे 30 के 30 करके आया, या फिर एक आध गलत भी हो गया तो 29 तो आ ही जाएंगे। तो इतना आसान है ना आपका पेपर कि 30 आउट ऑफ 30 भी आप ला सकते हो रीजनिंग में। अब बात करें टॉपिक्स की, तो गाइस टॉपिक्स में एज आई जस्ट टोल्ड यू सीरीज आ रहा है, जिसमें आपका नंबर सीरीज है, आपका अल्फाबेट सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन साइंस के क्वेश्चन है, एनालॉजी है, वेन डायग्राम है, और स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके इसमें पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में। ओके, अब बात करते हैं वो कमेंट्स जो कि हमें बच्चों ने बताए। तो एक बच्चे ने बोला कि रीजनिंग सबसे इजी थी, काफी ज्यादा टाइम सेविंग सेक्शन रहा, और एक बच्चे ने बोला कि 25 से 28 अटेम्प्ट्स इजीली पॉसिबल है। ओके, सो दैट्स अबाउट रीजनिंग। अब देखते हैं जनरल साइंस का एनालिसिस क्या कहता है। सो गाइस, जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं तो डिफिकल्टी लेवल आपका रहा है मॉडरेट, एंड क्वेश्चंस जो पूछे गए वो हैं 25, जिसमें कि गाइज अगर मैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करूं जहां से क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं, तो उसमें फिजिक्स में आपको क्या क्या प्रिपेयर कर लेना है। फिजिक्स में इट इज वेरी 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 मच नीडेड कि आप मोशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की कुछ बेसिक क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करते चलो। केमिस्ट्री में आप एसिड बेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स जो होते हैं, जैसे कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, या फिर इफ वी कंबाइन टू अदर सोल्यूशन तो उसका जो बनेगा, जो उसका कॉम्बिनेशन बनेगा वो एसिडिक होगा या बेसिक इन नेचर होगा। इसके अलावा हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो ध्यान देना है, जैसे कि कौन सा एलिमेंट है या कौन सा मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, पेरियोडिक टेबल भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, सो केमिस्ट्री में कुछ यही चीजें हैं। बायो में अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन और प्लांट्स आई वुड से, ठीक है, ये बस अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो प्लांट टिश्यूज हो गए, प्लांट सेल्स हो गए, एरनकाइमा, प्रोकैरियोटिक, एरियोटिक, यही सब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ओके, बात करें कि कहाँ से क्या आया। ठीक है, कमेंट्स का जो बच्चों ने बताया। सो गाइस, जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं। सो साइंस में तो आई वुड से अगर आपने 8 टू 12th लेवल का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखा है, अच्छे से मेरा मतलब है घोल के एकदम वर्ड टू वर्ड, तो आप एक एक चीज निकाल दोगे साइंस में, और कुछ टिपिकल नहीं आ रहा है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। अगर आपने चीजें एनसीईआरटी बेस्ड अच्छे से कर रखी हैं तो इट मीन्स
आपको फैक्ट नॉलेज, आपका कॉन्सेप्ट्स जो है, डीप अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ है आपका एग्जाम क्लियर करवाने के लिए। ठीक है, बायो का जो वेटेज है वो आज थोड़ा सा ज्यादा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, उन दोनों का ही मिक्स देखने को मिला है। दोनों ही तरह के क्वेश्चंस थे। ओके, नेक्स्ट एंड आवर लास्ट टॉपिक जो कि है जनरल अवेयरनेस, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जनरल अवेयरनेस में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो हमारे करंट अफेयर्स हैं। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, आज के पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था, और करंट अफेयर्स करने वाले बच्चों के 20 में से 20 आराम से आ सकते हैं अगर उनकी करंट अफेयर्स अच्छी है। तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखो, वो सारे इवेंट्स, वो सारी चीजें जो कि डे टू डे बेसिस पे हो रही हैं, उस पर अपनी नजर जमाए रखो, अपनी अच्छी ग्रिप रखो, एंड करंट अफेयर्स पे ध्यान रखो। अब मैं बताती हूँ आपके टॉपिक्स ऐसे जो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, तो जिसमें करंट अफेयर्स आपका 2024 से लेके 2025 तक का करंट अफेयर्स रहने वाला है। ठीक है, साल 2024 के इतने नहीं भी करो तो चल जाएगा, लेकिन साल 2025 बिल्कुल मत छोड़ देना। उससे रिलेटेड जितने करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो सब पढ़ डालना, क्योंकि वो पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके की मैं बात करूं तो इतना कुछ खास नहीं आ रहा, ज्योग्राफी नहीं आ रहा, पॉलिटी कुछ नहीं आ रहा, इंपॉर्टेंट डेज एंड अवार्ड्स आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड रिलेटेड चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये पूछी जा रही हैं। ठीक है, ओके, सम कमेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि करंट अफेयर्स मोस्टली रीसेंट मंथ से ही आ रहे हैं। रीसेंट मंथ्स में जैसे कि आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, इतना कुछ कवर कर लो। और स्टैटिक जीके ने थोड़ा सा सरप्राइज किया बाय नॉट कमिंग, आई वुड से, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे ने मुझे ये बोला कि स्टैटिक जीके से ये क्वेश्चन था। आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ दोज कमेंट्स। ठीक है, पर अगर आपने पेपर दिया है एंड इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ एनी क्वेश्चन, तो प्लीज जरूर से कमेंट कर देना, इट विल हेल्प द अदर कैंडिडेट्स हु आर वाचिंग द एग्जाम एनालिसिस वीडियो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द सेक्शन वाइज एनालिसिस। अब हम देखते हैं गुड अटेम्प्ट्स का क्या सीन रहने वाला है, या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसी क्या रह सकती है, किस तरह से वो सरप्राइज करने वाली है। सो व्हेन वी वर टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, हमने सोचा भाई उन्हीं की ओपिनियन ले ली जाए कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट द गुड अटेम्प्ट्स फॉर टुडेज वीडियो। बाकी हम तो एनालाइज कर ही लेंगे बाद में। सो गाइस, स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग उनको ऐसा लगता है कि आज की शिफ्ट के अगर वो गुड अटेम्प्ट्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं 70, 75 से 85 के रेंज में आराम से है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जो थे वो इस रेंज में फॉल कर रहे थे। जिन्होंने, कोई आ रहा है बोल रहा है मैंने 70 अटेम्प्ट करे, 75 करे, 80 करे, 90 करे, कोई को तो बोला है 100 ही कर डाले भाई साहब। सो आई डोंट नो वो नेगेटिव मार्किंग में खोने वाले हैं या फिर भाई पढ़ाकू बच्चे हैं। ओके, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो गुड अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो 75 to 85 क्वेश्चंस के आप मान के चलो, जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी रही या अच्छी रही, उनके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि आज की शिफ्ट इतनी ज्यादा कुछ टफ नहीं थी। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि जो फाइनल कट ऑफ आएगा उस पर चीजें डिपेंड करेंगी। अब डिपेंड कौन कौन सी चीजें करेंगी, जो फाइनल कट ऑफ आएगा उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि हर एक शिफ्ट की डिफिकल्टी देखी जाएगी। ठीक है, हर एक शिफ्ट की, हर एक दिन की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल देखी जाएगी। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने अपीयर हुए हैं वो देखे जाएंगे, है ना। और कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसीज जो निकाली गई हैं उन सबको एनालाइज वगैरह करेगा। उसके बाद निकलेगा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, that also plays a huge role in all of these papers, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद बाकी काफी फर्क देखने को मिलता है। सो नॉर्मलाइजेशन के बाद देखते हैं क्या रहता है, बट स्टिल आई वुड से कहीं ना कहीं आप 70 से 85 की रेंज में आ रहे हो, देन यू कैन कंसिडर योरसेल्फ सेफ, आई मीन योरसेल्फ इन द सेफ जोन, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गो क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठीक है, ओके, अब अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए ऐसे बच्चे जिनका पेपर अभी बचा हुआ है, सबसे पहली बात तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू ऑल, आई वुड से, क्योंकि आप लोग के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ये सारे ही एग्जाम एनालिसिस वीडियोस देख सकते हो जो कि अब तक के पेपर हो चुके हैं उनके, और उससे आप अपनी प्रिपरेशन को, अपनी रिविजन को, अपने टॉपिक्स को जो कि देखना है सबको आराम से एनालाइज कर सकते हो। तो ये बहुत एक आपके लिए एक होता है ना कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो उस चीज का ध्यान रखो। तो अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो सबसे ज्यादा आपको क्या करने की जरूरत है, अपनी रीजनिंग को स्कोरिंग बना लो। अगर रीजनिंग को अगर स्कोरिंग बना लिया तो भैया 30 नंबर यहाँ पक्के। ठीक है,
साइंस के लिए एनसीईआरटी के अच्छे से रिवाइज कर लो जितना जो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ एनसीईआरटी लेवल का ही आ रहा है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आ रहा है, किसी भी पर्टिकुलर किसी बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी लेवल की चीजें कर लिया, देन यू आर गुड टू गो। ठीक है। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं कर सकते तो पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स रट डालो, साल 2025 का आपका ये आपने कर लिया तो 20 नंबर आपके इधर पक्के। ठीक है। तो करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा ध्यान दो। और मैथ्स में तो मैं क्या कहूँ, मैथ्स में थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन पे, अपनी स्पीड पे, है ना, थोड़ा एक्यूरेसी के साथ किस तरह से मैं अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव कर सकती हूँ या सकता हूँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, तो आपकी मैथ्स भी निकल जाएगी। सो गाइज, ये था हमारा आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025, जो कि आज यानी कि 29 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट हुआ है, उसका डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस, जो कि कंप्लीटली बेस्ड था स्टूडेंट्स के रियल फीडबैक के बेसिस पे। अगर आप भी आज के पेपर दे चुके हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर से हमारे साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही एक्यूरेट एग्जाम एनालिसिस और प्रिपरेशन वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।